बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक न्यू वीडियो के साथ, और ये वीडियो पाकिस्तानी लिटरेचर यानी पाकिस्तानी नावल से रिलेटेड है, विच इज़ रिटन और विच वाज रिटन बाय मोनी मोहसिन, एंड दैट इज़ टेंडर हुक्स। मोनी मोहसिन की ऑलरेडी एक और भी डायरी मैंने डिस्कस की थी, द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई बाय मोनी मोहसिन। सो अब टेंडर हुक्स एंड द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई, ये दोनों इसमें कुछ करेक्टर्स मिलते जुलते भी हैं, जो कि हम आखिर में उनको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि टेंडर का क्या मतलब है। देखो, यहाँ पे टेंडर का बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो टेंडर है इसका मतलब है यंग एंड इमेच्योर। और हुक अगर हम देखें, हुक मीन्स टू कॉज समवन और वन सेल्फ टू बिकम डिपेंडेंट। ठीक है, तो उसको जो है हम हुक कहते हैं। और हुक के भी बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। हुक वर्ड आपने अमूमन जब हमें ये भी कहा जाता है कि भाई अगर आपने कोई समरी लिखनी है, सॉरी ऐसे लिखनी है, तो उसमें पहले हुक यानी तीसरी स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें जो है फिर हुक में आ जाती है। खैर, लेकिन यहाँ पे जो हुक का मतलब है वो एक टू बिकम डिपेंडेंट। ठीक है, तो उसको हम हुक कहेंगे। अब इस नावल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी सेटिंग भी है। अब सेटिंग कहाँ से होती है? द नावल इज़ प्राइमरली सेट इन लाहौर, पाकिस्तान, स्पेसिफिकली विद इन द हाइपर प्रिविलेज्ड एंड इंसल्टेड वर्ल्ड ऑफ इट्स वेल्थी एलिट। सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस नावल की जो सेटिंग रखी गई है वो लाहौर रखी गई है। ठीक है, और लाहौर एक ऐसी जगह जहाँ पे एलीट भी रहते हैं, ठीक है, और गरीब भी रहते हैं। आगे आपको समझ आती रहेगी कि यार इसमें ऐसे कौन से करेक्टर्स हैं जो अपने आप को एलिट शो कर रहे हैं और क्यों शो कर रहे हैं, और वाकई वो एलिट है या नहीं है। द वर्ल्ड ऑफ जी टी एस का मतलब है गेट टुगेदर्स। अच्छा, इस नावल में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ, एंड दैट इज़ कि हमेशा कुछ ऐसे वर्ड्स भी यूज़ होंगे जो कि उसका स्पेलिंग भी गलत लिखा होगा, लेकिन वो एक्चुअल में नावल में मौजूद होंगे। ठीक है, जैसे आपने अगर द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई पढ़ा है, वो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियोज़ बनी है। उसमें इस्लामाबाद को इन्होंने क्या कहा, इसलू। ठीक है, तो इसलू वर्ड, आई हैव नेवर हर्ड कि ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है इस्लामाबाद के लिए। सो इसलू वर्ड हैज़ बीन यूज बाई मोनी मोहसिन। तो जैसे यहाँ पे GTS लिखा है, गेट टुगेदर्स। The setting is characterized by elaborate social events, kitty parties, lunches, and high tea gatherings that serve as the main stage for gossip and social maneuvering. देखो, कहते हैं कि इसकी सेटिंग एक ऐसी जगह भी हुई है जहाँ पे लोग पार्टीज़ कर रहे हैं, यानी जो पतंग उड़ाना, साथ में लंच हैं और हाई टी गैदरिंग्स हैं। ठीक है, जो कि एक सेटिंग ये भी रखी गई है। और इसके साथ साथ इंसल्टेड बबल, द करेक्टर्स लिव इन अ लार्ज एक्सपेंसिव हाउसेज विद मल्टीपल सर्वेंट्स ड्राइविंग लग्जरी कार्स एंड वेयरिंग डिज़ाइनर brands. The physical setting emphasizes their detachment from the common reality of Pakistan, which is often referenced through real world news headlines that the characters mostly ignore. मैंने बताया ना कि लाहौर जो कि एक ऐसी जगह है, और इस नावल में शो भी किया गया है, जहाँ पे एलीट क्लास भी रहती है, और उन मुख्तलिफ ब्रांड्स के डिज़ाइनर्स के जो कपड़े हैं उनके जो है कपड़े पहनना, और साथ में लग्जरी कार्स उनके पास हैं, और मल्टीपल सर्वेंट्स हैं। ठीक है, और एक्सपेंसिव घर हैं उनके। तो ये जो है उनका एक लाइफ स्टाइल है। और इसमें एक करेक्टर है, उसको भी हम जिक्र करते हैं आगे जाके। उसके बाद है टाइम पीरियड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम पीरियड क्या है? द स्टोरी इज सेट इन कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान, रिफ्लेक्टिंग कंट्रीज पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म, पॉलिटिकल करप्शन, विच सर्व्स एज अ स्टार कंट्रास्टिंग बैकड्रॉप टू द मैन करेक्टर्स ट्राइवल कंसर्न्स। ठीक है, तो इसकी सेटिंग ऑफ कोर्स अगर लाहौर है तो ऑब्वियसली लाहौर इज़ इन पाकिस्तान, और वहाँ पे फिर कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान की जो है एक सेटिंग या स्टोरी रखी गई है। ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान के पहलू बताए गए हैं कि भाई पाकिस्तान में किस तरह इंस्टेबिलिटी है, टेररिज्म है, पॉलिटिकल करप्शन है, ये सब कुछ कॉमन है, एंड यू नो अबाउट दिस ऑल थिंग्स। उसके बाद आते हैं दैट इज़ करेक्टर्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है। द नावल इज़ कैरिड बाय अ स्मॉल कलरफुल कास्ट, ईच रिप्रेजेंटिंग एन एस्पेक्ट ऑफ द लाहौर एलीट। कहते हैं कि इसमें बहुत सारे करेक्टर, जिसमें सबसे पहला करेक्टर है बटरफ्लाई। अच्छा, बटरफ्लाई जो है ये एक ऐसा करेक्टर है जो कि मोनी मोहसिन के पहले जो एक आप कह सकते एक टेक्स्ट हमने पढ़ा था,
द डायरी ऑफ पैसेंजर बटरफ्लाई, उसमें भी बटरफ्लाई जो था एक करेक्टर था, ठीक है। तो यहाँ पे भी बटरफ्लाई एक करेक्टर है। द नरेटर एंड प्रोटोगनिस्ट, इसी पे इस जगह पे भी, इस नॉवल में भी ये एक नरेटर भी है और एक प्रोटोगनिस्ट भी है। अ प्रिविलेज्ड शैलो गॉसिपली सोशलिट। अब शैलो का क्या मतलब है? शैलो मीन्स यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जिसके पास इंटेलेक्ट या नॉलेज की डेप्थ की कमी हो। एक होता है ना बंदे के पास बहुत सारी नॉलेज होती है, इन डेप्थ वो बात कर सकता है, मतलब किसी भी चीज़ पे वो बहस कर सकता है। बट यहाँ पे शैलो का क्या मतलब है? हल्का, यानी मीन्स इट मीन्स लाइक वी कैन से दैट लेक लेक डेप्थ ऑफ इंटेलेक्ट और नॉलेज दैट कम्स इन शैलो। सो आई होप आपको ये वर्ड की समझ आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है शैलो। कॉसिफी का मतलब है गपशप लगाना, जहाँ बैठे वहाँ पे गप लगा ली, ठीक है। सोशलेट, शी नरेट्स इन अ यूनिक हेमेरियस एंड मेलप्रोपिज्म। यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ है। ये तो इजी वर्ड है कि यूनिक है, हेमेरियस है, आई मीन लाइक फंक्शन बहुत ज़्यादा करती है। लेकिन मेलोप्रोपिज्म का क्या मतलब है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड। मेलोप्रोपिज्म का बहुत ही आसान बताने लगा हूँ। इसका मतलब ये है बेतुका फन या अल्फाज का गलत इस्तेमाल, उसको हम क्या कहते हैं? मेलोप्रोपिज्म। यानी जहाँ अल्फाज आपने यूज़ नहीं करने होते हैं तो वहाँ पे आप उस वर्ड को यूज़ कर रहे होते हो या कर रही होती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेलोप्रोपिज्म, यानी अल्फाज का गलत इस्तेमाल। हाँ अच्छा, उसके बाद क्या है? यानी इंग्लिश के वर्ड्स, ठीक है। उर्दू तो ऑफ कोर्स उसकी अपनी लैंग्वेज है, बट यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है, यानी वो इंग्लिश के जो अल्फाज है वो गलत इस्तेमाल करती रहती है। कौन? बटरफ्लाई। The primary satiric vehicle, her limited understanding and self-absorption frame the critique of the entire social class, ठीक है। और ये ख़ुद एक बहुत ही गरीब है, अपने आप को वैसे शो करती है कि मैं बड़ी अमीर हूँ, बट शी इज़ नॉट। उसके बाद है आंटी पुसी, इट्स awkward word but still we have to pronounce. So Auntie Pussy is a butterfly's aunt and Jonker's mother. ये जो है आंटी जो पुसी है, दैट्स एक आंट है किसकी? बटरफ्लाई की। और जॉन्कर की मदर है। जॉन्कर जो कि एक अनदर करेक्टर है, नीचे मैंने मेंशन किया है, इसको आगे हम जाके पढ़ेंगे। Extremely demanding and obsessed with maintaining the family's social standing, the driver of the main plot, and she represents the rigid adherence to class, status and tradition within the elite. तो ये एक अमीर ज़ादी है और अपने बेटे के लिए वाइफ ढूंढ रही है, और उसे ऐसी वाइफ चाहिए जो ख़ुद भी अमीर हो और साथ में यहाँ पे जैसे मेंशन की गई कि एक सोशल स्टैंडिंग है उसकी। और मेन प्लॉट, बल्कि इसमें भी ये डिस्कस होगी जो मेन प्लॉट बनता है इस नावल का। एंड उसके साथ साथ इसका एक क्लास है, एक स्टेटस है और एलिट है, दैट्स इट। Jonkers, one of the most important character again, Butterfly's cousin, twice divorced and the object of it a bride hunt. वाह, क्या वर्ड यूज़ किया गया है। एक तो सबसे पहले ये बताया जाता हूँ कि ये जो करेक्टर है जॉन्कर, इसको 2 दफ़ा डिवोर्स हो गई है। अब डिवोर्स से मुराद ये है कि इसकी 2 वाइफ जो है इसको छोड़ चुके हैं, ठीक है। वजह क्या है? दैट्स इट। आई मीन आई थिंक आई शुड नॉट डिस्कस दैट बिकॉज उसके लिए आपको पूरा नावल पढ़ना होगा। लेकिन आप बस ये समझे कि इसकी जो है तलाक हुई है, आई मीन तलाक हुआ है। 2 जो इसके ऑलरेडी वाइफ्स थी वो इसको छोड़ के चली गई है। The passive catalyst for the events, he highlights the often superficial nature of arranged marriage and divorce among the wealthy. देखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताने लगा हूँ। वेल्थी फैमिली है तो वहाँ पे डिवोर्स के रेशो भी ज़्यादा होते हैं, ये तो सबको पता है। फिर चाहे वो इस्लामाबाद हो या कोई भी दुनिया का कोई भी शहर हो जहाँ पे एलीट क्लास रहती हो, तो वहाँ पे डिवोर्स की जो रेशो है वो हमेशा ज़्यादा होती है। आई होप आपको ये पॉइंट की समझ आ गई। तो यहाँ पे जॉन्कर्स के साथ भी वही हो रहा है ब्रो। ओके, देन वी हैव द 4th करेक्टर, दैट इज़ पम्पकिन। वाह, अगेन pumpkin, yeah. Butterfly's closest friend and confidant, equally obsessed with gossip and social appearances, acts as a surrounding board for Butterfly, amplifying the observed dialogue and highlighting the collective vanity of their circle. देखो,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर, इस करेक्टर का किरदार क्या है, रोल क्या है। ये भी बिल्कुल अपने जो इसकी एक फ्रेंड है बटरफ्लाई, उसके साथ बैठती हैं, गप्पे लगाती है, उसके साथ मौज मस्ती करती है। तो ये तो आई थिंक आपके फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर कोई ना कोई होगा, या तो मेल होगी या फीमेल होगी, लेकिन फीमेल होगा बल्कि, सॉरी। सो यहाँ पे भी ये करेक्टर जो है उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बल्कि कर रही है, पम्पकिन है। जानू, जानू इज़ अगेन, जानू करेक्टर एक और बात बता चलो, जानू जो वर्ड है वो अगेन द डायरी ऑफ अ सजल बटरफ्लाई में भी ये करेक्टर मेंशन है। अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये वर्ड वहाँ पे भी, बल्कि सॉरी, ये करेक्टर वहाँ पे भी मेंशन है। Butterfly's long suffering husband, who usually offers brief, dry, and often ignored commentary on real world events. The voice of reason and reality, though one that is constantly drowned out of by Butterfly's social concerns. अगर आप उस वीडियो को देखें जो पहली मेरी बनी है द डायरी ऑफ अ सजल बटरफ्लाई, उसमें भी जानू का किरदार यही है कि वो ज़्यादा बोलता नहीं है, आराम से रहता है, अपने कमरे में रहता है अमूमन, और ये जो सोशल इवेंट्स है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, और साथ में बहस नहीं करता इन चीज़ों के साथ, इस पर बहस ही नहीं करता, किसके साथ, अपनी वाइफ यानी बटरफ्लाई के साथ। सो सेम टू सेम इस नावल भी इसको इसी तरह शो किया गया। अब किसी की फरमाइश पे ये वीडियो ऐसे बनी है, उसको पता है, और जो मुझसे डिमांड कर रही थी कि समरी सर, समरी। सो ये है यहाँ आपकी समरी एंड प्लॉट देखें। प्लॉट, द ब्राइड हंट। द मेन प्लॉट इज़ ड्राइवन बाय आंटी सीज डिस्पैरेट इंसिस्टेंस दैट बटरफ्लाई फाइंड अ सूटेबल। उसके बाद क्या है, थर्ड वाइफ फॉर हर सन जॉन्कर्स। के देखो स्टोरी अगेन वही उसी जगह से स्टार्ट हुई कि ब्राइड यानी दुल्हन के शिकार या दुल्हन की तलाश में है कौन, आंटी पुसी, और किसके लिए, अपने बेटे जॉन्कर के लिए, जो कि ऑलरेडी डिवोर्स्ड है 2 दफ़ा। The criteria for the bride are strict. She must be from a good background. Word check करें, BAGGROUND। क्या यही है बैकग्राउंड की स्पेलिंग? आई थिंक नहीं है, BACKGROUND ग्राउंड होना चाहिए। तो मैंने बताया ना कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स मेंशन किए होंगे जो कि गलत हैं, गलत प्रोनाउंस किए जाते हैं, सो यूज़ किए गए हैं, ठीक है। जैसे इस्लामाबाद को इस्लू कहा गया है, बैकग्राउंड को बैकग्राउंड कहा गया है, ठीक है। ब्यूटीफुल एंड पोजेस ऑल द क्वालिटीज द प्रीवियस वाइफ लैक्ड। आंटी पुसी किसकी तलाश में, आंटी पुसी उसकी तलाश में है कि एक ऐसी लड़की मिले मुझे जिसमें वो सारी क्वालिटीज़ हों जो कि पिछली वाइफ में नहीं थी। क्यों, कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, अच्छे ख़ानदान से होनी चाहिए, फला फला, ठीक है। उसके बाद द क्विस्ट बिगेन्स। बटरफ्लाई flattered by the importance of her mission, throws herself into the task. She begins attending every major social event, Orjit scanning the eligible young women like a scout. कहते हैं कि बटरफ्लाई वो खातून है जो हर इवेंट में शरीक होती है, यानी गेट टुगेदर करती है। कोई ऐसा इवेंट वो बख्शती नहीं, बस जहाँ इवेंट हो वहाँ बटरफ्लाई ज़रूर होगी, और मौज मस्ती करेगी, लोगों के साथ गप्पे लगाएंगी, बिल्कुल सोशल रहेगी, और सोशल बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद है मीटिंग कैंडिडेट्स। शी इंट्रोड्यूसेस सेवरल पोटेंशियल कैंडिडेट्स टू जोंकर्स, बट ईच वन इज डिसमिस्ड बाय ईदर जोंकर्स और आंटी पुसी और petty reasons. One is damned to modern word check करें again, MODRUN, but it's not actual spelling, MODRN. Another's family is new money and another has a bad wife. बटरफ्लाई क्या करती है, बटरफ्लाई कहती है चलो यार ये जिम्मेदारी मैं उठा लेती हूँ। जिम्मेदारी कौन सी जिम्मेदारी, कि जोंकर के लिए मैं वाइफ ढूंढती हूँ, लेकिन जोंकर को पसंद ही नहीं आती कोई, या उसकी फैमिली को पसंद नहीं आती, आई मीन उसकी मदर को जो आंटी पुसी है, ठीक है, उसको भी पसंद नहीं आती, और दूसरे को भी पसंद नहीं, उसको भी पसंद नहीं आते। तो क्या करते हैं, ये बार बार तलाश कर रहे थे, लेकिन दोनों को पसंद नहीं आते। तो मैंने बताया ना उनको क्या चाहिए, एक ऐसी लड़की जो पैसे वाली हो, और साथ में उसमें वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि पिछले वाइफ्स में नहीं थी। Okay, then we have social mishaps and gossip. As the hunt continues, Butterfly provides a running commentary on the trial dramas, fashion disastrous, and endless gossip of Lahore society. Her own domestic life involving her servants and husband, Janu, adds further humorous chaos. हाँ अच्छा, उसके बाद क्या बता रहे हैं कि भाई जो हमारी करेक्टर हैं बटरफ्लाई, वो तो एक रनिंग कमेंट्री की तरह है, ठीक है। मतलब जब चाहे जहाँ चाहे ड्रामा करती हैं, और साथ में अपनी कमेंट्री स्टार्ट करती है, फैशन सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन अपने आप को एलीट समझती है, जो कि एलीट है नहीं,
ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। एलीट नहीं है, शी इज़ नॉट एलीट फ्रॉम एलीट क्लास। Then we have the failed match. Butterfly becomes set on a particular girl, a seemingly perfect match. However, the girl's family discovers Jonker's history and the demanding nature of Auntie Pussy's, and the match falls through. ठीक है, इसी तरह स्टोरी चलती रहती है, कभी किसको जोंकर के लिए पसंद किया जाता है, लेकिन जोंकर को ना पसंद आंटी पुसी को जो है पसंद आती है। तो इस तरह स्टोरी चलती रहती है। आखिर में रेजोल्यूशन यानी एंडिंग क्या है? आफ्टर न्यूमेरियस फेल्ड अटेम्प्ट्स, जोंकर अल्टीमेटली डिसाइड्स टू फाइंड हिज ओन पार्टनर, choosing a woman who does not meet Auntie Pussy's strict criteria, thereby ending the frantic, status-driven search and concluding the novel's central plot line. ठीक है, तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद जोंकर जो है वो डिसाइड करता है कि भाई मेरी तो जो मदर है, आंटी यानी आंटी बस्सी, वो तो आई मीन लाइक मतलब मेरे जो जो चीज़ें हैं जिस पे मैं जो वो चाहती है कि उस पे जो उसकी आने वाली बहू है वो उस पे उतरे, वो तो उसे मिल नहीं रही। तो फिर वो उसकी तलाश में खुद निकलता है। एंडिंग क्या होती है? फ्रेंटिक होती है, स्टेटस ड्राइवन सर्च एंड कंक्लूडिंग द नॉवल सेंट्रल प्लॉट लाइन। अगर थीम्स की बात करें तो सबसे पहला थीम है सोशल सटायर एंड क्लास डिवाइड। दिस इज़ द सेंट्रल थीम। Mohsin uses Butterfly's ridiculous perspective to mock the shallowness and vanity of the Pakistani elite, the obsession with designers' goals, foreign travel, and social ranking, who is old money versus new money is constantly ridiculed. अच्छा, एक और बात बताना चाहूँ, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ। आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी है, द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई, उसमें क्या है? उसमें एक चीज़ मैंने नोट की है कि अब मैंने बताई है, सॉरी बल्कि मैंने बताई है कि उस बटरफ्लाई बहुत गरीब होती है। ठीक है, अपने आप को अमीर शो करती है। इसमें भी यही होता है, लेकिन इसमें फिर भी ये थोड़ी बहुत अमीर हो जाती है। ठीक है, अपना पैसा लगाती है अपनी ड्रेसिंग पे, अपनी ज़बान चेंज करने की कोशिश। कहते हैं ना, नई नई दौलत है तो लहजे में तो फ़र्क ज़रूर आएगा। सेम टू सेम बटरफ्लाई के साथ भी वही हो रहा है। उसके बाद दूसरा जो थीम बन रहा है वो है द डिसकनेक्ट फ्रॉम रियलिटी। ईच चैप्टर बिगेन्स विद द रियल सीरियस न्यूज़ हेडलाइन अबाउट पॉलिटिक्स, पॉवर्टी और टेररिज्म। द इन नैरेटिव इमीडिएटली forwards to butterflies concerns about her next day for her ड्रेस। कहते हैं पाकिस्तान की हालात इतनी ख़राब है, लेकिन जो हमारी बटरफ्लाई करेक्टर है भाई, उसे कोई पाकिस्तान के हालात से लेना देना है ही नहीं। उसने ये सोचना है कि कल सुबह मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है। ठीक है, और ये अमूमन आज भी कल भी हम करते हैं, हमें पाकिस्तानी होते हुए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको हमें फ़िक्र ही नहीं होती, भाई हमने सुबह जो है ये काम करना है, बाढ़ में जाए पॉलिटिक्स, बाढ़ में जाए ये फला फला, वो उस चीज़ की हम फिक्र नहीं करते। तो सेम टू सेम इस नॉवल भी यही शो की कि द डिसकनेक्ट फ्रॉम रियलिटी। रियलिटी ये है कि भाई आपके मुल्क में टेररिज्म है, रियलिटी ये है कि आपके मुल्क में गुर्बत है, रियलिटी ये है कि आपके मुल्क में एजुकेशन की कमी है, रियलिटी ये है कि आए रोज़ कोई ना कोई मर रहा होता है, लेकिन हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है ब्रो, कोई कंसर्न नहीं है। हम क्या करते हैं? हम इन सब से अपने आप को डिसकनेक्ट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई सुबह मैंने क्या करना है, सुबह मैंने क्या ड्रेस पहनना है। यहाँ पे बटरफ्लाई की भी वही कहानी है। सुपरफिशियलिटी ऑफ ट्रेडिशन एंड मैरिज। The one critiques how traditional religions like marriage are warped by class anxieties. The bride hunt is not about genuine connection but about scaring a match that enhances. बहुत ही important point बताने लगा। देखो हमारी सोसाइटीज़ में क्या होता है, हम मैच कर रहे होते हैं, यानी एक ऐसा मैच जिसमें यह कहा जाता है कि भाई दुल्हन को इस चीज़ पे उतरना चाहिए, दुल्हन को दुल्हन के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ये क्वालिटीज़ होंगी तो एक्सेप्टेबल है, नहीं है तो नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद है लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। बटरफ्लाइज यूनिक डायलैक्ट ऑफन रेफर टू उर्दूश। ठीक है, ब्लेंड उर्दू एंड इंग्लिश एंड फिल्ड विद मलप्रोफिज्म्स। देखो मैंने ये आई थिंक ऑलरेडी डिस्कस किया है। आई थिंक ये बहुत ही ईजी थीम है, इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। अब जो सवाल है, आपका सवाल ज़रूर होगा कि सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई टेक्स्ट एंड दी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टेंडर हुक्स। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है टेंडर हुक्स एक्चुअली द सिक्वल। सिक्वल का क्या मतलब है? नतीजा, खात्मा, अ पार्ट एडिट टू अ बुक और प्ले दैट कंटिन्यूज एंड एक्सटेंड्स इट। देखो टेंडर हुक जो है ये भी एक स्क्वेल है। स्क्वेल का मतलब है कि एक ऐसी चीज़ जो किसी बुक में ऐड की जाए, कोई टेक्स्ट है, कोई करेक्टर्स है, या कोई दूसरी नई स्टोरी जो है उसके अंदर थोपी जाती है, रखी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? सिक्वेल। सिक्वेल का ये मतलब है।
देयर आर 2 सेपरेट बुक्स विद इन द सोशल बटरफ्लाई सीरीज़। सोशल बटरफ्लाई खुद एक सीरीज़ हैं, ये भी याद रखनी है, जिसमें सबसे पहला है द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई जो कि बुक 1 है, फिर उसके बाद है टेंडर हुक्स जो कि बुक 2 है। अब थोड़ा इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई मेरे दोस्त, अभी और भी चीज़ें हैं। वो सबसे पहले द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई की अगर हम देखें, इसकी ओरिजिन और स्ट्रक्चर क्या है। सबसे अगर देखें तो जो बुक 1 है यानी द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई, इट इज़ मोस्टली अ कंपाइलेशन ऑफ कॉलम्स फ्रॉम द फ्राइडे टाइम्स न्यूज़पेपर स्टार्टिंग इन 2001। ये जो है ज़्यादातर कंपाइलेशन है किसकी, कॉलम्स की, जो कि एक न्यूज़पेपर फ्राइडे टाइम्स से लिया गया है, जो कि 2001 में स्टार्ट होती है। उसके बाद टेंडर हुक्स की बात करें, अगर उसके ओरिजिन या स्ट्रक्चर की बात करें, ये एक कंप्लीट ओरिजिनल नावल है रिटन विद अ मोर कोहेसिव प्लॉट लाइन। दूसरा पॉइंट, अगर द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई का देखें तो प्लॉट जो फोकस है वो क्या है, क्रोनोलॉजिकल नरेशन ऑफ वेरियस सोशल इवेंट्स एंड गॉसिप फोकसिंग ऑन बटरफ्लाइज डेली लाइफ एंड जनरल सोशल ऑब्जर्वेशन। जो पहली बुक है द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई, उसमें ज़्यादातर एक क्रोनोलॉजिकल नरेशन होती है, किस चीज़ की, यानी गॉसिप है, इवेंट्स है, और बटरफ्लाई जो है वो अपनी लाइफ किस तरह जी रही होती है और किस तरह जो लोगों को ऑब्जर्व कर रही होती है। लेकिन टेंडर हुक में क्या होता है, अ सिंगल tightly focused narrative centered on the mission to find a suitable third wife for her twice divorced cousin जोंकर्स। इसमें सबसे ज़्यादा जिक्र किसका आता है, बटरफ्लाई पार्टीज भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिक्र जोंकर्स का आता है। जोंकर कौन है, जो कि इसके आंट का बेटा है और जिसकी 2 दफ़ा तलाक हुई है, तो उसकी वाइफ की तलाश में है। उसके बाद अगर टाइम फ्रेम की बात करें, द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई जो टाइम फ्रेम है वो क्या है, स्पेन्स अ लॉन्गर मोर एक्सटेंडेड पीरियड क्रोनोलॉजिकल मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स इन पाकिस्तान, एग्जाम्पल द असैसिनेशन ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। अगर आपने वो वीडियो मेरी देखी तो उसमें मैंने कुछ इवेंट्स को भी डिस्कस किया जो कि इसी बुक में है, द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल, इसी तरह मुशर्रफ का दौर बताया गया, सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन इस नावल में क्या होता है, टेंडर हुक में क्या है, इसका टाइम फ्रेम क्या है, फोकस इज ऑन अ शॉर्टर मोर कंसनट्रेटेड टाइम फ्रेम रबली 3 मंथ्स इन 2009, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे इवेंट्स को डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद है नैरेटिव फील, यानी जो द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई, उसका नैरेटिव फील क्या है, मोर एपिसोडिक लाइक रीडिंग अ कलेक्शन ऑफ सेपरेट डायरी एंट्रीज, ठीक है। तो मतलब उसमें ऐसे है कि जैसे आप किसी डायरीज को पढ़ रहे हो। लेकिन जो टेंडर हुक्स है मोर लाइक अ ट्रेडिशनल नावल वेयर इवेंट्स बिल्ड डायरेक्टली टूवर्ड अ रेजोल्यूशन। लेकिन ये एक नावल है और जिसकी एंडिंग भी है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था, बट स्टिल आई ट्राइड एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर आपका क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।